Welcome to all of you in Urmila Devi PG College, Rasar Barod, प्रयागराज. Myself नीरज तिवारी. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया. थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के प्रकार के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के बाद सराउंडिंग के बारे में, बाउंड्री प्रोसेस के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम के बारे में, प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बाद हमने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था. आज हमारा जो टॉपिक है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक लॉज हैं उस पर आधारित टॉपिक हमारा आज का है. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में 4 लॉ बनाए गए हैं, 4 लॉ हैं. चारों के नाम जैसे जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. ठीक है, ये 4 बेसिक लॉज थर्मोडायनेमिक्स में बनाए गए हैं. तो इन चारों लॉज के आधार पे हमको कौन सा कॉन्सेप्ट मिलता है, ये चारों लॉ क्या बताते हैं, चारों थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं ये क्या बताते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट हमको देते हैं, इसके बारे में हम आज आपको अध्ययन कराएंगे. साथ साथ हम इनके एप्लीकेशंस के बारे में, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये क्या बताता है, इसका इम्प्लीकेशन हम कहाँ करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज आपको यहाँ पे बताएंगे कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम आगे क्या पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम आप क्या पढ़ेंगे, या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, ये सारी चीज़ें हम आज आपको इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे. ठीक है, तो फर्स्टली हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको पढ़ाते हैं. जैसे हम जानते हैं कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में 4 लॉज हैं. फर्स्ट पहला हमारा है जीरोथ लॉ. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकंड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्ड है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और फोर्थ है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये 4 मुख्य नियम थर्मोडायनेमिक्स में हमको पढ़ने हैं. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये 4 बेसिक लॉज हमको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने हैं. तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो पहला नियम है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो जीरोथ नाम क्यों पड़ा, जीरो की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देता है थर्मोडायनेमिक्स का. यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फंडामेंटल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. ठीक, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आया. लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा आपका फंडामेंटल है, जिसके कारण फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसके पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को जानना आवश्यक है. यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से पहले यानी फंडामेंटल है.
ठीक है, पहले आना चाहिए था, लेकिन जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद आता है, तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद अगर इसको हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम देते, जबकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा फंडामेंटल है, इसको पहले जानना चाहिए, इसलिए इसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम देना सूटेबल ना होता, उचित नहीं है, इसलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आने के बाद भी इसको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के पहले रखा गया, इसलिए फर्स्ट और सेकंड के पहले नाम देने के कारण इसको जीरोथ नाम से जाना गया, जीरोज लॉ कहा गया। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक फंडामेंटल बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसको की खोज, जिसका स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल होने के कारण इसको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से पहले रखा गया, इसलिए इसको जीरोथ लॉ के नाम से जाना गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स देता है, जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बताता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कॉन्सेप्ट हमको देता है वो देता है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देता है। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, हमने आपको पीछे वीडियो लेक्चर में थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम यदि हमको दो सिस्टम कंसीडर करें या दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, यदि उनका टेम्परेचर आपस में इक्विवेलेंट है, यानी कि उनका टेम्परेचर आपस में बराबर है, तो वो दोनों सिस्टम या वो दोनों ऑब्जेक्ट हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में कहे जाते हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देता है। तो जो थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले जानना चाहिए था, इसलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बाद आने के बाद भी इसको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से पहले रखा गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम दिया गया, जो कि हमको थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। अब नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बेसिकली, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है, यानी एक प्रकार से इसको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कह सकते हैं हम। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, यानी कहने का मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो हम इसके इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो हम पढ़ेंगे, इसके आधार पे हम ये देखते हैं, ये बताता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ही, ठीक ना। यानी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताते हैं, नहीं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता हुआ जानते हैं हम। जैसा कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स वो साइंस है जिसमें हम हीट एनर्जी को वर्क एनर्जी यानी पावर में, या पावर को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी हीट को दूसरे फॉर्म, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी से वर्क एनर्जी में, या वर्क एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम यही करते हैं कि हम वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, यानी हीट ट्रांसफर के द्वारा, हीट की एनर्जी के द्वारा हम वर्क एनर्जी को प्राप्त करते हैं, या वर्क के द्वारा हम हीट को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो हम मानते हैं यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिसके द्वारा हम हीट को, सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं, हीट को हम हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर के बारे में जानते हैं। हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर के बारे में भी हम जानते हैं। हमको बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर
का भी मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमको प्राप्त कराता है। हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर का रिलेशन भी हमको प्राप्त कराता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसमें हम हीट एनर्जी को वर्क में या वर्क एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं, उनके बीच का रिलेशन हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे प्राप्त करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और डिटेल्ड और डीपली स्टडी करने पे हमको एक बेसिक टर्म प्राप्त होता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कस करने पे हमको एक टर्म नया मिलता है जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब डिटेल्ड हम स्टडी में लेते हैं तो हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी के बारे में भी बताता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी भी देता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी के बारे में बताता है। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी को डिफाइन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम आपको इजी वे में बताते हैं। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी को एक प्रकार से हम टोटल हीट कंटेंट कहते हैं, यानी किसी भी एंथैल्पी को एक प्रकार से हम टोटल हीट फंक्शन भी बोलते हैं। यानी एंथैल्पी किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट होता है। किसी सब्सटेंस के फाइनाइट मास के लिए जो टोटल हीट उसका होगा उसी को हम एंथैल्पी के द्वारा डिफाइन करते हैं। या एंथैल्पी को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो एंथैल्पी को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। यानी सिंपली हम कहें तो हम एंथैल्पी को कह सकते हैं एंथैल्पी इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी हमारी इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी का सम होता है। इसलिए हम एंथैल्पी को मैथमेटिकली और भी जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, डिटेल्ड स्टडी में जब जाएंगे, डिटेल्ड हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, डिटेल्ड इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम एंथैल्पी को और भी डीपली आपको बताएंगे। लेकिन हम यहाँ थोड़े में आपको समझाते हैं कि एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी एक प्रकार से टोटल हीट कंटेंट है किसी भी सब्सटेंस का, या एंथैल्पी को हम कह सकते हैं कि वो इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी का सम होता है। यानी एंथैल्पी को हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू यू प्लस पी बी, जहाँ H को हम एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं कैपिटल H से। U हमारा रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और PV को हम बोल सकते हैं फ्लो एनर्जी, या हम कह सकते हैं फ्लो वर्क। सिंपली हम इसको फ्लो वर्क भी कहते हैं। और एक कॉन्सेप्ट और भी हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे मिलता है। चौथा पॉइंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको प्राप्त होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की जो ऊर्जा, कुल ऊर्जा होती है, जैसे किसी भी सब्सटेंस की में उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, इन सारी एनर्जीज का जो सम होता है, इन सारी एनर्जी को मिला के जो नेट एनर्जी हमको प्राप्त होती है, वही नेट एनर्जी हमारी इंटरनल एनर्जी सब्सटेंस की कही जाती है। किसी भी सिस्टम को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी, तो सिस्टम की जो भी एनर्जी उसकी होगी, जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, सिस्टम की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, या मॉलिक्यूलर एनर्जी होगी, या हीट एनर्जी होगी, इन सारी एनर्जी का जो सम होगा, जो नेट एनर्जी, इन सारी एनर्जी को जोड़ देंगे, जो हमको नेट एनर्जी प्राप्त होगी, वही नेट एनर्जी हमारी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कही जाएगी। तो हम बेसिकली हमने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स में 4 मुख्य नियम हैं। चारों नियम के बारे में आपको बताया। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हमने आपको बताया कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो का नाम क्यों आया? जीरो इसलिए आया क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आता है। लेकिन जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से ज़्यादा फंडामेंटल है। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले आना चाहिए। इसलिए फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद अगर इसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम दिया जाता तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही फंडामेंटल है, फर्स्ट और सेकंड के पहले आना चाहिए था। इसलिए फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले से ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, पहले से ही आप इनका नाम आ चुका था। इसलिए इसको फर्स्ट और सेकंड के स्थान पे ना रख के फर्स्ट और सेकंड के पहले रखा गया, जीरो नाम दिया गया, इसलिए इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको बताया कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमको थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने आपको बताया कि जब दो सिस्टम का टेम्परेचर आपस में बराबर होगा तो हम कहेंगे वो दोनों सिस्टम हमारे क्या है, एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है।
ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हमको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देता है। फिर हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी हम एनर्जी के बारे में जानते हैं कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब हम इसको और डीपली पढ़ेंगे तो उसमें हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम जानते हैं कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स हीट एनर्जी को वर्क एनर्जी में या वर्क एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक साइंस है। तो इसलिए हम कहते हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित होता है, या एक प्रकार से हम कहें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, जो कि हीट एनर्जी को वर्क एनर्जी में या वर्क एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करता है। ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो हीट को वर्क में या वर्क को हीट में ट्रांसफर करता है। तो ये हीट और वर्क के बीच में, वर्क ट्रांसफर के बीच का रिलेशन बनाता है, यानी रिलेशन स्थापित करता है, रिलेशन दिखाता है। इसलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर के बीच में भी रिलेशन के बीच के रिलेशन को भी स्टडी में यानी अध्ययन में लेंगे। ठीक है। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट जब इसको और डीपली हम अध्ययन करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो हमको एक नया टर्म मिलता है जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी के बारे में हमको जानकारी होती है। एंथैल्पी के बारे में हमने आपको बताया कि एंथैल्पी को बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो जनरली हम इसको एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं कि एंथैल्पी को हम बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस का टोटल हीट कंटेंट। किसी भी सब्सटेंस का जो टोटल हीट कंटेंट है वही हम एंथैल्पी को कहते हैं। यानी एंथैल्पी क्या है? किसी भी सब्सटेंस का टोटल हीट कंटेंट है, जो उसकी हीट कंटेंट है। ठीक ना। या एंथैल्पी को हम जनरली कह सकते हैं कि एंथैल्पी इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी। तो एंथैल्पी को हम लिखेंगे, मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि एंथैल्पी H इज इक्वल टू होता है U प्लस PV, जहाँ U हमारा कहा जाता है इंटरनल एनर्जी प्लस PV, यानी PV को हम फ्लो एनर्जी या फ्लो वर्क बोल सकते हैं। यानी इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी का समेशन जो है वो एंथैल्पी कहा जाता है। एंथैल्पी को और डीपली हम आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब डीपली आपको बताएंगे तो हम एंथैल्पी के बारे में और भी डीपली और डिटेल्ड हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फोर्थ कॉन्सेप्ट जो हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर जो चौथा कॉन्सेप्ट हमको मिलता है वो मिलता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी हमने आपको बताया कि किसी भी सिस्टम की जो ऊर्जा होती है, जो उसकी नेट ऊर्जा है। नेट ऊर्जा का मतलब कि जैसे किसी सिस्टम को, किसी भी सब्सटेंस को हमने लिया, किसी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर को हमने कंसीडर किया, उस क्वांटिटी ऑफ मैटर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उस सब्सटेंस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, या जो उसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी, हीट एनर्जी एक्सेट्रा जितनी एनर्जी होंगी, उस सब्सटेंस की उन एनर्जी को जब हम सम करेंगे, उनका जो यानी कि कुल एनर्जी को जोड़ने पर जो नेट एनर्जी हमको मिलती है, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, सारी एनर्जी को ऐड करके जो नेट एनर्जी हमको प्राप्त होती है, वही नेट एनर्जी हमारी इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस और इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कही जाती है। ठीक। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है। एक प्रकार से यानी एक रूप, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। दूसरा हमने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर के बीच में संबंध प्राप्त करेंगे। इसके बीच का एक्सप्रेशन हम प्राप्त करें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम डिराइव करके आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर बताएंगे। इसके बाद हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी के बारे में जानकारी मिलती है। एंथैल्पी में हमने आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी का सम होता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में भी हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे जानकारी प्राप्त होती है। ठीक। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे हम इन 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जनरली डिस्कस करेंगे और अध्ययन करेंगे। इसको जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और डीपली आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बेसिकली जब आपको पढ़ाएंगे, फर्स्ट यानी कि केवल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो हम उसमें इन सब इम्प्लीकेशंस के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने जाना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जाना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा जो है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली डायरेक्शन बताता है हीट का। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे जानकारी प्राप्त होती है। डायरेक्शन ऑफ
हीट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ हीट के बारे में हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्शन ऑफ हीट के बारे में बताता। जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, हीट ट्रांसफर करेंगे, हीट एनर्जी को पावर में या पावर को हम हीट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ हम एक क्लियर नहीं करते हीट को कन्वर्ट करेंगे पावर में, यानी और उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, लेकिन हीट ट्रांसफर कैसे होगी, किस डायरेक्शन में होगी, ये हम क्लियर नहीं करते हैं। जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने आपको बताया कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फंडामेंटल है, यानी इसके पहले उस कॉन्सेप्ट को आना था, लेकिन वो इनके बाद में आया, इसलिए उसको हमने पहले रखा, जीरोथ लॉ के नाम से जाना। तो जीरोथ लॉ जो कॉन्सेप्ट देता है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने आपको यही बताया है कि जब दो सिस्टम को हम कंसीडर करते हैं, उनके बीच उनको एक दूसरे से कांटेक्ट में रखते हैं, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कांटेक्ट करते हैं, तो एक सिस्टम से हीट ट्रांसफर होती है दूसरे सिस्टम में, या दूसरे सिस्टम से पहले सिस्टम में हीट ट्रांसफर होती है, और हीट ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होता रहता है जब तक उन दोनों सिस्टम्स के टेम्परेचर आपस में बराबर ना हो जाए। जब दोनों का टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाता है तो हीट ट्रांसफर या हीट जो चेंज होती है वो हीट फ्लो करना बंद कर देती है। ठीक, तब हम सिस्टम को बोलते हैं कि सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तब हम सिस्टम को बोलते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम है। बट हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम ये नहीं बताते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको ये नहीं बताता कि सिस्टम में हीट हायर टेम्परेचर लेवल से लोअर टेम्परेचर लेवल में है जो फ्लो कर रहा है, या हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर फ्लो कर रहा है। हम वहाँ डायरेक्शन क्लियर नहीं करते, हम केवल ये बताते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखते हैं, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो हीट फ्लो करता है, और उन दोनों का टेम्परेचर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जब आपस में बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं, हम जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाता है तो उसी कंडीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं। वही कंडीशन हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कही जाती है, जब दोनों ऑब्जेक्ट की या दोनों बॉडीज का टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाए। लेकिन हम वहाँ ये नहीं बताते हैं कि हीट, यानी कि हमको ये नहीं पता चलता है कि हीट हमारी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर हो रही है या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर हो रही है। क्यों? और ऐसा इसलिए भी नहीं हमको मिलता है क्योंकि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद आया है, इसलिए सेकंड लॉ में पहले से ही डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में हमको डायरेक्शन ऑफ हीट यानी उष्मा हीट के स्थानांतरण के बारे में, हीट की दिशा के बारे में, यानी किस डायरेक्शन में हीट चेंज होगा, हीट आपका फ्लो करेगा, उस डायरेक्शन के बारे में हमको पहले से पता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। और जीरोथ लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आता है, इसलिए जीरोथ लॉ में इसलिए भी इसको बताना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि पहले से ही ये जानकारी में था, ये जाना गया कि हीट का डायरेक्शन, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बताता है, हीट फ्लो बताता है कि किस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि हमेशा उस हीट क्या है, हायर टेम्परेचर सोर्स से लोअर टेम्परेचर यानी हायर एनर्जी पोटेंशियल से लोअर एनर्जी पोटेंशियल की ओर हीट ट्रांसफर होती है, यानी उच्च ताप स्रोत से हायर टेम्परेचर सोर्स से हीट हमेशा लोअर टेम्परेचर सोर्स पे ट्रांसफर होती है, यानी जिस बॉडी का टेम्परेचर अधिक होगा उस बॉडी से जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होगा उस बॉडी की ओर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यानी जैसे इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें, अगर इसका टेम्परेचर हम मानते हैं कि 150 डिग्री सी है और इसका टेम्परेचर 120 डिग्री सी है, यानी 150 डिग्री सी हायर टेम्परेचर है, 120 डिग्री सी यानी 120 डिग्री सी लोअर टेम्परेचर। जब दोनों को कॉन्टैक्ट में रखें तो हीट ट्रांसफर किधर होगा, 150 डिग्री सी से 120 डिग्री सी की ओर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमको बताया जाता है। यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी उष्मा स्थानांतरण की दिशा के बारे में, यानी हीट ट्रांसफर होगी तो किधर होगी, यानी हायर एनर्जी लेवल से, यानी हायर एनर्जी पोटेंशियल से हीट हमेशा लोअर एनर्जी पोटेंशियल की ओर, यानी कह सकते हैं हायर एनर्जी पोटेंशियल का मतलब कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हमेशा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसलिए जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमको डायरेक्शन ऑफ हीट के बारे में नहीं बताता है, वो केवल ये बताता है कि जब दो बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो हीट फ्लो करता है और कुछ समय के बाद उन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाता है। जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाता है तो ये वो उन दोनों बॉडीज एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में कही जाती हैं। तो वहाँ हमको डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है, और डायरेक्शन इसलिए भी क्लियर नहीं होता होगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले
आ चुका था, उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। तो जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मिल गया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले से ही डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बता चुका है कि हीट किधर ट्रांसफर होगी, यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफर होगी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी पहले दे देता है, इसलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इस बात की जिक्र नहीं की गई। ठीक है, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में, डायरेक्शन ऑफ कह सकते हैं आप हीट ट्रांसफर के बारे में बताता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको हीट ट्रांसफर के डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, यानी कि हीट ट्रांसफर किधर होगी। यानी हमेशा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि हीट हमेशा हायर एनर्जी पोटेंशियल से लोअर एनर्जी पोटेंशियल की ओर ट्रांसफर होती है, यानी हायर टेम्परेचर सोर्स से लोअर टेम्परेचर सोर्स की ओर हीट हमेशा ट्रांसफर होगी। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बेसिक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को देता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको एक बहुत ही, जो थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ जो थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं, इस थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे मिलता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा एक और बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताता है, वो देता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में बताता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में हमको बताता है। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी को डिफाइन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एंट्रोपी को हम आप समझाना और समझना दोनों चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन फिर भी हम इसको, क्योंकि हम यहाँ जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट 1 में, यहाँ जो हमने थर्मोडायनेमिक्स आपको पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हम जो थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पढ़ रहे हैं वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज करके, यानी मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस यानी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। यानी हम यहाँ जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं वो हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स यानी वह थर्मोडायनेमिक्स है जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच यानी मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस को यूज करते हैं। मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ हम एक फाइनाइट मास की बात करते हैं। फाइनाइट मास में यानी कि जहाँ पे हम मॉलिक्यूलर लेवल पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे अध्ययन नहीं करते, बल्कि एक फाइनाइट मास के बारे में स्टडी करते हैं, एक फाइनाइट मास का अध्ययन करते हैं। फाइनाइट मास के प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं पूरे फाइनाइट मास का। हम वहाँ मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी नहीं करते हैं, तो इसलिए क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस का अध्ययन करते हैं। जबकि एंट्रोपी को हम मैक्रोस्कोपिकली डिफाइन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, हम मैक्रोस्कोपिकली इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर एंट्रोपी को हमको समझना है तो हमको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना होगा। मॉलिक्यूलर लेवल यानी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के अंतर्गत हम इसको समझ सकते हैं, मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे हम इसको समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी को डिफाइन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एंट्रोपी को हम सिंपली अगर कहें तो एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर, यानी कि रैंडमनेस और डिसऑर्डर का मेजरमेंट है। तो डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए, किसी भी सिस्टम यानी सब्सटेंस के डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए हमको मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे उसको देखना होगा, तब हम उसको उसके डिसऑर्डर रैंडमनेस के बारे में समझ पाएंगे। इसलिए एंट्रोपी के बारे में डीपली समझने के लिए, एंट्रोपी के बारे में क्लियर जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको मैक्रोस्कोपिकली यानी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में मैक्रोस्कोपिकली हम स्टडी करते हैं, तो मैक्रोस्कोपिकली हमको माइक्रोस्कोपिकली एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिकली इसको स्टडी करनी पड़ेगी। तो माइक्रोस्कोपिकली यानी मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे हम एंट्रोपी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी को समझने के लिए जब मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे सिंपली अगर हम कहें तो सिंपली हमने जैसे आपको डेफिनेशन बताई कि एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। एंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस और डिसऑर्डर एक मेजरमेंट है, हम कह सकते हैं रैंडमनेस और डिसऑर्डर का मेजरमेंट है। अब यहाँ से देखिए डिसऑर्डर क्या है, पहले हम डिसऑर्डर समझते हैं। जैसे सिंपली आप समझें, जैसे हम कमरे को कंसीडर करते हैं, कमरा है जिसको हमने पूर्ण रूप से अरेंज किया हुआ है, पूरा साफ किया कमरे को और हर सामान को हमने अरेंज्ड करके रखा हुआ है, पूरे सामान को सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया है। फिर कुछ समय के बाद, जैसे जैसे समय बीतता है, कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो सामान हमारे अरेंज्ड करके रखे गए थे वो धीरे धीरे क्या होता है? डिसऑर्डर फॉर्म में आते हैं, यानी सामान क्या हो जाते हैं? अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो यानी कि जो भी नेचुरली प्रोसेस होते हैं, नेचुरली या जो स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस होते हैं, जो सिस्टम कंसीडर हम करते हैं, वो समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है? डिसऑर्डर फॉर्म में आ जाते हैं। स्पॉन्टेनियसली जो सिस्टम से यानी जो अप्रोचेस हमको प्राप्त होते हैं, जो प्रोसेस हमको प्राप्त होते हैं, वो क्या है? वो समय के साथ डिसऑर्डर फॉर्म में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ कंसीडर करते हैं, जैसे हम मानते कोई वेजल कंसीडर करते हैं, कोई वेजल लेते हैं, वेजल में हमने मान लेते हैं कोई सब्सटेंस हम कंसीडर करते हैं, जैसे सॉलिड हम कंसीडर करते हैं। तो सॉलिड को कंसीडर करते हैं, जैसे हमने मान लिया कि हमारा कोई मटेरियल है,
ये हमारा कोई सॉलिड है, सॉलिड को हमने कंसीडर किया। तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर हम एंट्रोपी को समझ सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर हम यहाँ देखते हैं एंट्रोपी क्या है। जैसे हमने यहाँ सॉलिड कंसीडर किया, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल हैं बहुत एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, एक दूसरे के क्लोज में मॉलिक्यूल्स हमारे रहेंगे इस प्रकार से, एक दूसरे के क्लोज रहेंगे और एक अरेंज्ड ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है, एक अरेंज्ड ऑर्डर में रहेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होंगे, एक निश्चित व्यवस्था में रहेंगे, एक निश्चित लेयर में, इस प्रकार से एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, और एक दूसरे से बहुत ही क्लोज मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे यहाँ पे सॉलिड में। ठीक है, मॉलिक्यूल इस प्रकार से होंगे। थोड़ा सा मैं स्पेस दिख रहा है लेकिन स्पेस अब नहीं रहेगा। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स से बधे रहेंगे, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहेंगे और एक ऑर्डर्ड फॉर्म में रहेंगे। एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, यानी सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो उसके पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो बहुत ही यानी क्लोज होंगे, बहुत ही क्लोज रहेंगे और एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होंगे, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रहेंगे। लेकिन अगर यही बात हम लिक्विड के केस में करें, जैसे हम लिक्विड या गैस के केस में कंसीडर करें, लिक्विड के केस में करें तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडमली मूव करेंगे, क्योंकि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े दूर होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड की अपेक्षा वो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, थोड़े दूर होते हैं, तो दूर होने के कारण वो क्या है, रैंडमली मूव करेंगे, यानी इस प्रकार से रैंडमली मूव कर सकते हैं। डिसऑर्डर्ड फॉर्म में रहेंगे, यानी उनका जो अरेंजमेंट होगा वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं रहेगा, वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में नहीं रहेंगे, वो एक डिसऑर्डर फॉर्म में होंगे। और अगर गैस की बात की जाए तो गैस में ये डिसऑर्डर और बढ़ जाता है। गैस के केस में रैंडम मोशन उनका और भी बढ़ जाता है, गैस के केस में डिसऑर्डर फॉर्म, क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और ज़्यादा दूर होते हैं, यानी गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड और सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा दूर होते हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस से कम और सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा दूर होते हैं। इसलिए लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स क्या है, रैंडमली मूव कर सकते हैं, डिसऑर्डर फॉर्म में होते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल भी डिसऑर्डर फॉर्म में होते हैं, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं होते। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में डिसऑर्डर फॉर्म बढ़ा, या लिक्विड की अपेक्षा गैसेस स्टेट में डिसऑर्डर फॉर्म बढ़ता है, डिसऑर्डर बढ़ जाता है, रैंडम मोशन बढ़ जाता है। तो रैंडम यानी कि यहाँ डिसऑर्डर बढ़ रहा है, यानी हमने कहा इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मेजरमेंट है, तो डिसऑर्डर जब बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं एंट्रोपी बढ़ सकती है। लेकिन इसको हम एक एग्जांपल से और भी आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे हम एक आइस क्यूब लेते हैं, कंसीडर करते हैं एक आइस क्यूब है, ये हमने मान लिया कोई आइस क्यूब है जिसमें बर्फ हमारा भरा हुआ है, आइस पार्टिकल यानी वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स वो इस प्रकार से सॉलिड स्टेट में है, इसलिए एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहेंगे। ठीक है, ये भरे हुए हैं इस प्रकार से। अब यहाँ हमने किसी आइस क्यूब को कंसीडर किया है, आइस क्यूब में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से माने कि बधे हुए रहेंगे और एक अरेंजमेंट में रहेंगे, निश्चित ऑर्डर में रहेंगे, क्लियर ऑर्डर में रहेंगे, एक ऑर्डर में अरेंज रहेंगे। जैसे इस प्रकार से यहाँ अरेंजमेंट हमने आपको दिखाया, एक पैरेलल यानी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रहेंगे, एक निश्चित ऑर्डर में रहेंगे, एक निश्चित पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में रहेंगे, यानी उनका अरेंजमेंट क्या है, एक ऑर्डर फॉर्म में रहेंगे। लेकिन जैसे ही समय के साथ वो हीट गेन करेंगे, हीट वो कंटेन करेंगे, यानी हीट ट्रांसफर होगी, जैसे ही सराउंडिंग से हीट को गेन करेंगे, सराउंडिंग से हीट को यानी कि एक्सेप्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग से हीट। ये आइस क्यूब जब एब्जॉर्ब करेगा, हीट गेन करेगा सराउंडिंग से हीट लेगा, जब उसमें ये सराउंडिंग से लेगा तो क्या होगा, सॉलिड से धीरे धीरे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड से धीरे धीरे ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो अरेंजमेंट फॉर्म में थे वो क्या होंगे, रैंडमली मूव करेंगे, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जब आएंगे तो मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर हो जाएंगे और रैंडमली मूव करेंगे। और यहाँ क्या है, यहाँ एक दूसरे के बहुत ही इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से बधे होते हैं, जिस कारण एक निश्चित अरेंजमेंट में होते हैं और डिसऑर्डर फॉर्म में नहीं होते हैं। लेकिन जब वो सराउंडिंग से हीट गेन करेगा, सराउंडिंग से हीट जब गेन करेगा और सराउंडिंग से हीट लेगा तो ये सॉलिड से क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। सॉलिड यहाँ देखिए ये हमारा हो गया, मानते हैं ये सॉलिड हो गया। और जब ये हीट गेन करेगा सराउंडिंग से तो सॉलिड से जैसे जैसे लिक्विड में आएगा तो लिक्विड स्टेट में आएगा तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं जो अरेंजमेंट में यानी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में थे, जो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में थे, वो डिसऑर्डर में चेंज हो जाएंगे एंड यानी कि रैंडमली मूव करने लगेंगे। और डिसऑर्डर सॉलिड स्टेट की अपेक्षा लिक्विड स्टेट में जब वाटर आ जाएगा आपका, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ ऑर्डर फॉर्म में थे सॉलिड स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में आएंगे तो डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। और जब डिसऑर्डर बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, डिसऑर्डर बढ़ेगा, यानी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। एंट्रोपी बढ़ जाएगी, इस बात को यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। एक चीज एकदम क्लियरली आप जानते रहेंगे कि देखिए, जैसे हमने यहाँ कहा कि सॉलिड में ये ऑर्डर फॉर्म में था,
जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे सॉलिड स्टेट में जब थे, जब ये आइस में थे यानी आइस क्यूब में हमने इसको एक आइस क्यूब कंसीडर किया है, जब सॉलिड स्टेट में थे तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये अरेंज्ड हैं यानी ऑर्डर्ड फॉर्म में हैं। लेकिन जब ये हीट गेन करेंगे, सराउंडिंग से हीट गेन करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो सॉलिड से धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये लिक्विड स्टेट में जब आएंगे तो लिक्विड स्टेट में आने पे इनका क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल हैं जो ऑर्डर्ड फॉर्म में थे वो डिसऑर्डर्ड में हो जाएंगे, यानी डिसऑर्डर बढ़ेगा। तो डिसऑर्डर बढ़ेगा तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम डिसऑर्डर के लिए क्या कहेंगे, डिसऑर्डर बढ़ेगा, यानी हम कह सकते हैं एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, अगर हम यहाँ के केस में तो कह सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर केस में हम इसको जनरलाइज करें कि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की हीट गेन करने पे एंट्रोपी बढ़ेगी या हीट लॉस होगा सिस्टम का तो एंट्रोपी घटेगी, एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, ऐसा कहना संभव नहीं है। ऐसा हम किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा बताता है, जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और डीपली डिस्कस करेंगे तो वहाँ हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर यह मिलता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज की बात किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम नहीं कह सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम ये नहीं कह सकते कि हीट गेन कर रहा है सिस्टम में, हीट एनर्जी आ रही है, हीट एनर्जी आ रही है, इसका मतलब सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, या एनर्जी लॉस हो रही है तो सिस्टम की एंट्रोपी घट रही है। ऐसा हम नहीं, किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम एंट्रोपी इंक्रीजिंग की बात नहीं करेंगे। एंट्रोपी इंक्रीजिंग की बात हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बताता है कि एंट्रोपी इंक्रीजिंग की बात हम केवल यूनिवर्स के लिए कहेंगे, यानी एंट्रोपी इज इंक्रीजेज, एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजेज फॉर यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजेज फॉर यूनिवर्स, एंट्रोपी जो है हमेशा यूनिवर्स के लिए इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब यूनिवर्स यानी केवल किसी पर्टिकुलर सिस्टम की हम बात नहीं करेंगे। यूनिवर्स का मतलब है जिसमें हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की बात करते हैं, ठीक ना। पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम एंट्रोपी की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात नहीं कर सकते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम नहीं बताएंगे। जब भी हम एंट्रोपी इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेज, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या है, बढ़ती है। इंक्रीजिंग की बात, जब भी एंट्रोपी इंक्रीजिंग की बात होगी तो केवल यूनिवर्स के लिए बात करेंगे। यूनिवर्स की एंट्रोपी को हम इंक्रीज फॉर्म में ले सकते हैं, यानी एंट्रोपी यूनिवर्स के लिए इंक्रीज की बात की जाएगी, किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एंट्रोपी इंक्रीजिंग की बात हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो हम अगर कहें किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, ये कॉन्सेप्ट कहीं कहीं सही होगा और कहीं कहीं गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी एंट्रोपी इंक्रीजिंग की बात होगी तो केवल यूनिवर्स के लिए बात होगी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बताता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेज। यूनिवर्स की बात करेंगे यानी यूनिवर्स में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की बात हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज और, ये तो हो गई सिस्टम की बात। अगर हम एंट्रोपी को एनर्जी इंटरेक्शन के आधार पर समझें, एनर्जी इंटरेक्शन की बात करें तो एनर्जी इंटरेक्शन में जैसे हम जानते हैं कि एनर्जी, किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी जितनी कंटेंट रहेगी, किसी भी फाइनाइट मास के लिए अगर हम कंसीडर करें तो एनर्जी जितनी कंसंट्रेटेड रहेगी, जितनी एनर्जी एक जगह स्टोर्ड रहेगी, उस एनर्जी को वर्क में या उस एनर्जी को यूज करना बहुत ही आसान होगा। लेकिन अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे हमारे बगल में, जैसे हमारे बगल में देखिए एयर है तो एयर एनर्जी क्या है, एयर हवा के जो कण हैं, हवा के जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी देते हैं। लेकिन एक काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क में यानी यूज में नहीं ले सकते हैं। इस काइनेटिक एनर्जी जो एयर है बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, लार्ज रेंज में, एक बहुत बड़े रेंज में एनर्जी हमारी एयर एनर्जी क्या है, हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। तो एयर की जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो काइनेटिक एनर्जी देते हैं। बट इस काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को यूज में नहीं ले सकते हैं। इस एयर एनर्जी के द्वारा या एयर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके द्वारा कहने का मतलब है कि हम बिजली उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हम इसको यूज में नहीं ले सकते हैं। जब भी हम एनर्जी को यूज में लेना होगा तो हमको एनर्जी को क्या करना है, स्टोर्ड फॉर्म में, यानी कि जिस भी सब्सटेंस की, जिस भी फाइनाइट मास की एनर्जी की बात अगर करें तो एनर्जी क्या होगी, ऑर्डर्ड फॉर्म में रहेगी। अगर एनर्जी कॉन्संट्रेटेड रहेगी तो हम उसको आसानी से यूज में ले सकते हैं। जैसे यहाँ धरती के एटमॉस्फेयर पे, जो हमारा पृथ्वी का एटमॉस्फेयर वायुमंडल है, ढेर यानी कि जो एनर्जी, एयर एनर्जी है, वो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये क्या है, स्टोर्ड फॉर्म में नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है। तो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है तो डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम क्या है, एनर्जी को वर्क में या किसी फॉर्म में यूज में नहीं ले सकते हैं, या किसी फॉर्म में यूज में लेने के लिए हमको क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होगी। यानी कहने का मतलब है कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो हमारा
हमारी एनर्जी है उसको अगर हम यूज में लेना चाहते हैं तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, ऑर्डर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए। एनर्जी जब भी डिसऑर्डर फॉर्म में रहेगी, जैसे हम एयर एनर्जी की ही बात करें, एयर है पूरे पृथ्वी के वायुमंडल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस एनर्जी को हम यूज में नहीं ले सकते हैं, यूज में लेना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर एनर्जी स्टोर होगी तो हम आसानी से उसको वर्क में या अपने यूज में कंसीडर कर सकते हैं, वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी जब कॉन्सेंट्रेटेड होगी, किसी भी सिस्टम की एनर्जी अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, सब्सटेंस या फाइनाइट मास की एनर्जी अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम उसको आसानी से यूज में ले सकते हैं, वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई एनर्जी की बात। तो हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने आपको बताया कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में, हीट फ्लो के बारे में, यानी हीट किस डायरेक्शन में यानी फ्लो करेगी। ये और भी क्लियर हमको मिलता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब हम स्टडी में लेंगे तो इसमें हम केल्विन प्लांक्स के और क्लैसियस के स्टेटमेंट्स आएंगे। केल्विन प्लांक्स और क्लैसियस के स्टेटमेंट के आधार पे ही हमको क्लियर होता है कि डायरेक्शन ऑफ हीट, केल्विन प्लांक्स के स्टेटमेंट से ही हमको डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में पता चलता है कि हीट हमारी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी में फ्लो करेगी, हायर एनर्जी टेम्परेचर यानी हायर टेम्परेचर सोर्स से लोअर टेम्परेचर सोर्स में फ्लो करती है, और किस डायरेक्शन में एनर्जी हमारी हीट एनर्जी फ्लो करेगी, इसके बारे में यानी डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में हमको केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के आधार पे पता चलता है। यानी कुल मिला के हम कहें तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बताता है और कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में बताता है। एंट्रोपी क्या है, हमने आपको बताया कि एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस और डिसऑर्डर का एक मेजरमेंट है। यानी अगर कोई चीज़ ऑर्डर्ड है वो डिसऑर्डर फॉर्म में होगी तो जितना डिसऑर्डर फॉर्म हमारा बढ़ेगा उसके आधार पे हम एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। इस बात को हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एंट्रोपी इंक्रीजिंग की बात हम ऑलवेज और केवल हम यूनिवर्स के लिए करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हमको ये प्राप्त जानकारी मिलती है कि हम एंट्रोपी इंक्रीजिंग की बात केवल यूनिवर्स के लिए करेंगे, यानी यूनिवर्स जो होता है हमारा सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसके बाद हमने आपको बताया एनर्जी के बारे में भी कि एनर्जी अगर स्टोर्ड फॉर्म में है, किसी भी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उस एनर्जी को हम आसानी से यूज में ले सकते हैं। अगर एनर्जी हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ही बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो हम उसको वर्क में लेना या यूज में लेना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने जाना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जाना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमको क्या पढ़ना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमको क्या जानकारी मिलेगी, आगे जब पढ़ेंगे हम उसको डीपली डिस्कस करेंगे। अभी तो केवल हम बेसिकली आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा होगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या जानकारी मिलती है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये बेसिकली बताता है, जैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी हमको बताता है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, यहाँ कहता है कि जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा है ये बताता है द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम बिकम्स जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी जो सिस्टम की एंट्रोपी होगी वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, थर्ड लॉ हमारा कहता है, थर्ड लॉ बताता है कि जब किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी अगर टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कर दिया जाए तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। यानी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा बताता है एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम becomes zero at absolute zero temperature, at absolute zero temperature। यानी किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जीरो होगी, किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जीरो होगी कब, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को जानने से पहले हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
जीरोथ लॉ के बारे में और टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में जानने से पहले कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पे एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जीरो हो जाएगी, इसको जानने से पहले यानी थर्ड लॉ के बारे में अध्ययन करने से पहले हम टेम्परेचर और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके आधार पे हम आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम पहले अध्ययन करते हैं। इसको बताने के इससे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट है कि इफ ए सिस्टम, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम, if two system are in thermal equilibrium with a third system, then they must be in thermal equilibrium with each other। यानी यदि दो सिस्टम यानी दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो वे तीनों निकाय एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में अवश्य होंगे। ठीक, यानी कहने का मतलब है जो स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, यानी उन्होंने कहा कि यदि हम तीन सिस्टम कंसीडर करें और तीन सिस्टम में कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो वो तीनों निकाय आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो हम यहाँ तीन सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। तीन सिस्टम मानते हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी, ये तीन सिस्टम हम कंसीडर करते हैं। हम यहाँ मानते हैं कि यदि सिस्टम ए सिस्टम सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम बी सिस्टम सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि यदि दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम से के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी यदि सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम बी भी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ऐसा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, यही बताता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यही स्टेटमेंट है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने कहा कि इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम, देन दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, आप कह सकते हैं। या आपने कहा कि यदि दो निकाय तीसरे निकाय के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो वो दोनों निकाय भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, या कह सकते हैं कि वो तीनों निकाय एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पीछे भी बताया गया, अभी आज भी हमने आपको थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पीछे वीडियो में भी बताया था। हमने आपको बताया कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है कि एक निकाय दूसरे निकाय के थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा यदि दोनों निकायों के यानी दोनों सिस्टम का टेम्परेचर आपस में बराबर हो। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा यदि दोनों सिस्टम का टेम्परेचर आपस में बराबर हो। तो यानी सिस्टम ए अगर सिस्टम सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है या सिस्टम सी सिस्टम ए के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम ए का टेम्परेचर सिस्टम सी के टेम्परेचर के बराबर है। ठीक, और अगर सिस्टम बी भी सिस्टम सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम बी का टेम्परेचर सिस्टम सी के टेम्परेचर के बराबर है। फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर हम कंसीडर करें, यहाँ हम मानते हैं कि सिस्टम ए का टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि 90 डिग्री सी है। ठीक है, सिस्टम ए का टेम्परेचर हमने मान लिया कि 90 डिग्री सी है, या मानते हैं यहाँ देखिए सिस्टम ए का टेम्परेचर हम मान लेते हैं 300 डिग्री सी। ठीक है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड हमने माना, तो सिस्टम ए सिस्टम सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी कहा जाएगा जब इसका भी टेम्परेचर क्या हो, 300 डिग्री सी हो। क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में आप जानते हैं, हमने आपको बताया है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी कहा जाएगा जब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो सिस्टम ए का टेम्परेचर अगर 300 डिग्री सी है और हमने कहा सिस्टम ए सिस्टम सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जाहिर सी बात है सिस्टम सी का भी टेम्परेचर 300 डिग्री सी होगा। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि सिस्टम बी भी सिस्टम सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम सी का टेम्परेचर 300 डिग्री सी है, तो जाहिर अगर सिस्टम सी सिस्टम बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम बी का भी टेम्परेचर 300 डिग्री सी होगा।
है ना। सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जितना टेम्परेचर सिस्टम ए का होगा वही टेम्परेचर सिस्टम सी का होगा। ठीक, तो हमने मान लिया कि सिस्टम ए का टेम्परेचर 300 डिग्री सी है, तो ये सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब इस सिस्टम सी का भी टेम्परेचर 300 डिग्री सी हो। ठीक है, और सिस्टम बी का टेम्परेचर हमने कहा सिस्टम बी भी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि जब सिस्टम सी का टेम्परेचर 300 डिग्री सी है तो बी इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब इसका भी टेम्परेचर 300 डिग्री सी होगा। अब यहां देखिए सिस्टम ए का टेम्परेचर भी 300 डिग्री सी है, सिस्टम सी का भी टेम्परेचर 300 डिग्री सी है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक, सिस्टम डी का टेम्परेचर, अगर सिस्टम बी का टेम्परेचर भी 300 डिग्री सी है, सिस्टम सी का भी टेम्परेचर 300 डिग्री सी है, यानी सिस्टम बी और सिस्टम सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक, तो अब यहां से हम देखते हैं सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे कि नहीं। अब यहां देखिए सिस्टम ए का टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सी है, सिस्टम बी का टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सी है, तो दोनों का टेम्परेचर आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या है सिस्टम ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो स्टेटमेंट जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यहां से हमको समझ आता है, हमको क्या समझ आता है, हमको यह समझ में आता है कि इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम सी, देन if two system A and B are in thermal equilibrium with a third system C, then they must be in thermal equilibrium with each other। यानी यदि दो सिस्टम A और B तीसरे सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वे तीनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे हमको ये पता चला, हमको टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। जैसे सिस्टम ए और बी का टेम्परेचर हमको नहीं पता था कि सिस्टम बी का टेम्परेचर कितना है, लेकिन हमको ये पता था कि सिस्टम ए का टेम्परेचर सिस्टम ए सिस्टम सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि सिस्टम ए का जो टेम्परेचर है वही सिस्टम सी का टेम्परेचर है। ठीक, अब सिस्टम बी भी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सिस्टम सी का जो टेम्परेचर है वही सिस्टम बी का टेम्परेचर है, और जब सिस्टम सी का टेम्परेचर सिस्टम ए के टेम्परेचर के बराबर है तो सिस्टम सी का टेम्परेचर सिस्टम बी के टेम्परेचर के बराबर है, तो हम जाहिर सी बात है सिंपली हम कह सकते हैं सिस्टम ए का टेम्परेचर सिस्टम बी के टेम्परेचर के बराबर है। यानी कह सकते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक प्रकार से टेम्परेचर मेजरमेंट है। टेम्परेचर मेजरमेंट है, यानी कि अगर हम कहें कि किसी भी सिस्टम को कंसीडर करें कि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करते हैं, तीन सिस्टम कंसीडर करें कि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करते हैं, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि तीनों सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम टेम्परेचर को आसानी ऐसे क्लियरली नहीं समझ पाएंगे, तो हमने यहाँ बताया आपको कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यदि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम कह रहे हैं कि ये तीन सिस्टम ए बी और सी हैं और तीनों सिस्टम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या है कि तीनों सिस्टम एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी तीनों सिस्टम का टेम्परेचर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जो एक सिस्टम का टेम्परेचर होगा वही तीनों सिस्टम का टेम्परेचर होगा। इसके आधार में यानी दोनों से और अदर दो सिस्टम जो है उनका टेम्परेचर होगा। यानी कहने का मतलब है कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक प्रकार से टेम्परेचर मेजरमेंट क्या करता है, यानी ये बताता है कि सिस्टम के टेम्परेचर कितने हैं। यानी यदि दो सिस्टम के टेम्परेचर आपस में बराबर हैं, यानी दो सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वे दोनों सिस्टम जो तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है वे दोनों भी आपस में एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी उनका भी टेम्परेचर आपस में बराबर होगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको टेम्परेचर के बारे में बताता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बताता है। अब हम यहाँ से जानते हैं कि टेम्परेचर क्या है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको मिल गया। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे हम सिस्टम्स के टेम्परेचर के बारे में जान सकते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बता सकते हैं कि यदि एक निकाय का टेम्परेचर दूसरे निकाय के टेम्परेचर के बराबर है तभी थर्मल इक्विलिब्रियम में कहे जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को टेम्परेचर मेजरमेंट का भी नियम कह सकते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में हमको जानकारी देता है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को समझने के लिए जैसे हम बेसिकली हम जानते हैं किसी भी सिस्टम को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि उसका टेम्परेचर अधिक है या कम है। जैसे जिस भी सिस्टम या किसी भी सब्सटेंस को कंसीडर करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें, अगर जो ज़्यादा गर्म होगा तो हम कहेंगे उसका टेम्परेचर अधिक है, जो कम गर्म होगा यानी जैसे दो ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करें उसको टच करेंगे, जो ज़्यादा गर्म हमको लगेगा हम कहेंगे उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जो ठंडा लगेगा उसकी अपेक्षा उसका टेम्परेचर कम है। और तीसरा अगर कोई सिस्टम है उसको हम टच करते हैं, अगर उसका टेम्परेचर इन दोनों से भी ज़्यादा तो हम कहेंगे उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। इस प्रकार से हम अपने टचेज अपने ह्यूमन सेंस के आधार पे हम बता सकते हैं, किसी भी सिस्टम को टच करके किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके
बता सकते हैं कि उसका टेम्परेचर अधिक है या कम है, कितना है, ठीक ना। यानी उसको मेजर करके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये हम जरूर बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। ऑब्जेक्ट को टच करके, फिजिकली ऑब्जर्व करके हम उसको ये बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। किसी भी सिस्टम को, जैसे हम मानते हैं, यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्ट, यहाँ जैसे देखिए इस प्रकार से हम दो ऑब्जेक्ट यहाँ कंसीडर करते हैं, दो ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट हैं। अगर हम इनको टच करेंगे अपने टच सेंस के आधार पे, हम इनको टच करते हैं, अगर इसको टच किया, हमने टच किया, अगर इसका टेम्परेचर ये हॉट है और इसको टच किया, हमको इसकी अपेक्षा ये कोल्ड लगे, अगर ये ठंडा लगे, ये इसको हमने टच किया तो ये हमको ज़्यादा गर्म लगा, और इसको टच करने पे हमको पता चला कि ये कम गर्म है, तो हम यहाँ कहेंगे कि इसका टेम्परेचर इसकी अपेक्षा अधिक है। केवल हम अपने फिजिकली ऑब्जर्वेशन के आधार पे ऐसा कह सकते हैं। यानी इसके कैसे हमने कहा, हमको इसके के आधार पे ये पता चलता है कि जिस भी बॉडी का टेम्परेचर अधिक होगा उसमें हीट कंटेंट ज़्यादा होगी, उष्मा की मात्रा अधिक होगी। यानी जिस बॉडी का हीट कंटेंट ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर अधिक होगा, जिस बॉडी का हीट कंटेंट कम होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। अब हीट कंटेंट यानी कि सिंपली एक बात समझ में आ गई कि टेम्परेचर को हमको अगर जानना है, टेम्परेचर को मेजर करना है, टेम्परेचर के बारे में जानना है, तो हमको उसका हीट कंटेंट पता होना चाहिए। अगर उष्मा जिसकी अधिक होगी, यानी जिसका टेम्परेचर अधिक है, इसका मतलब उसमें हीट कंटेंट क्या है, ज़्यादा है। यानी टेम्परेचर को हम अगर डिफाइन करना चाहें, टेम्परेचर को बताएंगे, तो हमको बेसिकली क्या पता होना चाहिए, हीट कंटेंट के बारे में पता होना चाहिए। यानी जिसका हीट कंटेंट ज़्यादा होगा, टेम्परेचर हम कैसे जानेंगे, जिसका हीट कंटेंट ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर अधिक, जिसका हीट कंटेंट कम होगा, यानी जिसमें उष्मा ज़्यादा होगी वो ज़्यादा गर्म होगा, उसका टेम्परेचर अधिक होगा। हम अपने टचेस के माध्यम से, अपने टचेस सेंस के माध्यम से, अपने फिजिकली ऑब्जर्व करके हम ये बताएंगे कि इसका टेम्परेचर अधिक है, इसका मतलब ये ज़्यादा हॉट है, इसमें हीट कंटेंट या उष्मा की मात्रा अधिक है। ठीक, जिसको हम टच करेंगे ठंडा हमको लगेगा, हम कहेंगे कि उसमें हीट कंटेंट कम है, उष्मा की मात्रा कम है। यानी टेम्परेचर को जानने के लिए हमको हीट कंटेंट के बारे में जानना आवश्यक है। जितना जिसका हीट कंटेंट जितना ज़्यादा रहेगा उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। अब हीट कंटेंट कैसे हमको पता चलेगा, हीट कंटेंट हम कैसे जानेंगे कि हीट कंटेंट यहाँ इसकी हीट अधिक है, या हीट के बारे में हम कैसे समझ पाएंगे। सिंपली आप समझिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं हीट के बारे में। हीट एक प्रकार से फ्लो एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है ड्यू टू दियर टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, यानी जब हम दो सिस्टम्स को, दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आते हैं तो उनके टेम्परेचर डिफरेंस के आधार पे हीट क्या होती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। जिस बॉडी का टेम्परेचर अधिक होता है उससे जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होता है उसमें हीट ट्रांसफर होती है। ठीक, यानी एक प्रकार से क्या है, हीट इज ए फ्लो एनर्जी। हम कह सकते हैं कि दैट फ्लो एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी ड्यू टू दियर टेम्परेचर डिफरेंस। यानी वह प्रवाहित होने वाली ऊर्जा या वह ट्रांसफर होने वाली ऊर्जा जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उनके तापांतर के कारण प्रवाहित होती है, वही ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसी को हम कहते हैं हीट। यानी जब तक किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा तभी तक हीट आपका ट्रांसफर होता रहेगा, वर्ड हीट यूज होता रहेगा। जैसे ही उनके बीच का टेम्परेचर, यानी कहने का मतलब आपस में बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएगा, वैसे ही उनके बीच में हीट फ्लो करना बंद हो जाएगा। यानी हीट, वो जो वर्ड हम हीट यूज करते हैं वो हीट यूज करना बंद कर देंगे। कब, जब दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आपस में इक्वल हो जाएगा, तब वर्ड हम हीट जो यूज करते हैं, हीट वर्ड का आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे देयर आर नो चेंज ऑफ एनर्जी या देयर आर नो फ्लो ऑफ एनर्जी। वहां किसी भी प्रकार का ऊर्जा फ्लो नहीं करेगी, और जब ऊर्जा फ्लो नहीं कर, जब तक ऊर्जा फ्लो करेगी केवल टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा दो सिस्टम्स के बीच में, तब तक एनर्जी फ्लो करती रहेगी, और जब तक एनर्जी फ्लो करती रहेगी तो वही फ्लो एनर्जी तब तक हीट कही जाएगी। और जैसे ही एनर्जी फ्लो करना, दो सिस्टम्स के टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएंगे, वैसे ही एनर्जी फ्लो करना बंद कर देगी। और वर्ड हीट जो हम यूज करते हैं केवल तभी तक यूज करेंगे जब तक दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएगा तो हम वर्ड हीट यूज नहीं करेंगे। तब हम कहेंगे कि दोनों बॉडीज क्या हैं, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर आपस में इक्वल है, देयर आर नो चेंज ऑफ हीट बिटवीन बोथ बॉडीज। उन बॉडीज में किसी भी प्रकार के उष्मा में परिवर्तन नहीं होता है, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वो एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में कह जाएंगे। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि वर्ड हीट
तभी तक यूज होगा जब तक उनके बीच में, दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। यानी हम कह सकते हैं सामान्यतः कि ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है ड्यू टू दियर टेम्परेचर डिफरेंस, उनके टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तक एनर्जी ट्रांसफर होगी, जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वही एनर्जी हमारी हीट एनर्जी कही जाएगी या हीट कही जाएगी। सिंपली चलिए हीट हम जान गए, तो हीट कंटेंट के आधार पे ही हम टेम्परेचर को बता सकते हैं। जिस बॉडी का हीट कंटेंट जितना अधिक रहेगा उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा रहेगा, ऐसा हमने आपको बताया। और हम जाने कैसे? हमने जाना अपने फिजिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पे, ह्यूमन सेंस के आधार पे, अपने टचेस के आधार पे। हमने किसी बॉडी को टच किया, वो हमको कोल्ड लगी, फिर हम दूसरी बॉडी को टच करते हैं, वो हमको, यानी कि अगर उसकी वो ज़्यादा कोल्ड बॉडी के अपेक्षा हमको ज़्यादा गर्म लगी, तो हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है, पहली बॉडी है जो कोल्ड है, इसका टेम्परेचर कम है इन कंपेरिजन टू दैट बॉडी जो हमने दूसरी बॉडी को टच किया जिसका टेम्परेचर अधिक है, जो हमको गर्म लगेगी इसकी अपेक्षा, हम कहेंगे उसका टेम्परेचर अधिक है। तीसरी बॉडी को टच करेंगे, अगर उससे ज़्यादा भी वो गर्म हमको दिखती है और ज़्यादा गर्म दिखती है, तो हम कहेंगे उसका टेम्परेचर और अधिक है। यानी कहने का मतलब है कि टेम्परेचर को हम मेजर करने के लिए हमको हीट कंटेंट के बारे में जानकारी होनी, जिसका हीट कंटेंट जितना अधिक होगा उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। जिसमें हीट एनर्जी कम होगी, यानी जैसे जो कोल्ड है हम कहेंगे ये इसमें ऊष्मा की मात्रा कम है, हीट कम है। जिस ज़्यादा टेम्परेचर जिसका होगा उसको कहेंगे इसमें हीट कंटेंट ज़्यादा है, इसमें ऊष्मा की मात्रा अधिक है। यानी टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए हमको हीट कंटेंट की आवश्यकता होगी, यानी जिसका हीट कंटेंट जितना अधिक होगा जिस बॉडी का, उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, सिंपली आगे आते हैं। हीट कंटेंट हमको कहाँ से मिलेगा? हीट कंटेंट हमको प्राप्त होता है मॉलिक्यूलर। हीट कंटेंट क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की। जैसे सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल है, चाहे सॉलिड हो, सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर जो एनर्जी होती है उसी से हमको हीट कंटेंट प्राप्त होता है, यानी हीट प्राप्त होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी के द्वारा। जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है उसी के आधार पे हमको हीट कंटेंट प्राप्त होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चाहे वो मटेरियल हमारा सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी हमको हीट कंटेंट बताती है। जैसे सिस्टम हम कोई कंसीडर कर रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ कोई भी मॉलिक्यूल की यानी कि हीट कंटेंट अधिक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी। मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से ज़्यादा कोलाइड करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब हीट कंटेंट ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कोलाइड करेंगे। अगर हम इस सब्सटेंस को क्या करें? ठंडा करें, कोल्ड करेंगे, जैसे जैसे इसको कोल्ड करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, वो क्या होगा? कोल्ड होगा, ठंडा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जो हीट कंटेंट आती है वो कैसे आती है? काइनेटिक एनर्जी से। अब आप कहेंगे कैसे आता है? जैसे देखिए, कोई भी सिस्टम आप कंसीडर करिए, गर्म कैसे होता है हम जानते हैं। जैसे हमने कंसीडर किया, सिंपली आपने घरों में देखा होगा, जैसे हम पानी को बिलोते हैं, पानी जैसे हम एक वाटर ले लीजिए, ग्लास में पानी ले लीजिए, पानी को बार बार ऐसे घुमाते रहे पानी को जब बार बार घुमाते रहेंगे तो क्या होगा? जब हम घुमाएंगे पानी को, जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके कारण क्या होगा? उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक दूसरे से टक्कर करेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद क्या होगा? वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे। वही एनर्जी जो ट्रांसमिट करेंगे कोलाइड करने के बाद, वही एनर्जी क्या होगी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और कुछ देर तक पानी को बिलोने के बाद, कुछ देर तक पानी को घुमाने के बाद हम देखते हैं कुछ देर के बाद पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। जैसे आप गर्म दूध लेते हैं, गर्म दूध होता है, पानी क्या होता है? धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा पानी जैसे रहेगा, ज़्यादा देर तक बिलोते हैं तो क्या होगा? गर्म हो जाता है। ठीक ना? यानी पानी क्या धीरे धीरे गर्म होगा, हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा। जैसे ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, ये उसकी सरफेस पे टक्कर करेंगे, सरफेस पे क्या करेंगे? अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे। और वही जो काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसफर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो कोलाइड करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसफर करेंगे सरफेस पे, वही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हीट में कन्वर्ट होती है। और हमको धीरे धीरे जब ज़्यादा देर तक पानी को घुमाते रहेंगे तो पानी क्या होगा? कुछ देर के बाद गर्म हो जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार से हम यहाँ कह रहे हैं, हमने यहाँ कहा कि जैसे यहाँ हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, हीट एनर्जी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी तो एक दूसरे से कोलाइड ज़्यादा, यानी कि कोलाइड करेंगे, ज़्यादा कोलाइड करेंगे, यानी गर्म होंगे। जैसे जैसे इसकी हीट एनर्जी कम होगी, जैसे जैसे हम उष्मा यानी कि इसको ठंडा करेंगे, गैस जैसे ही इस गैस के मॉलिक्यूल्स को ठंडा करेंगे, जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और धीरे धीरे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे?
ठंडे हो जाएंगे। इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, सिंपली इस प्रकार से हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि देखिए अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम हमने कंसीडर किया, इस प्रकार से मान लेते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये हम मानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, इसमें जो इनका मोशन है, जो इनकी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल हैं मूव करेंगे। जब रैंडमली ये मूव करते रहेंगे तो मूव करेंगे, इनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे जो वाल्स है, जो ये कंटेनर हमने कंसीडर किया, जो वेजल लिया है, इसकी वाल्स पे, इसके सरफेस पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी जब इसमें रहेगी तो इस एनर्जी के साथ इसी वाल पे स्ट्राइक करेंगे। जब इस वाल पे टक्कर करेंगे तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, वाल पे ट्रांसफर करेंगे। और जब ये इस सरफेस को अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे, जब ये मॉलिक्यूलर एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कोलाइड होते हैं तो वे एनर्जी ट्रांसफर करेंगे कहाँ, सरफेस पे, यहाँ वेजल के सरफेस पे एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, कोलाइड करेंगे, सरफेस पे वेजल पे स्ट्राइक करेंगे। तो जो कोलिजन के कारण जो एनर्जी यहाँ ट्रांसमिट करेंगे सरफेस पे, यही एनर्जी क्या होगी, हीट में कन्वर्ट होगी। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये सिस्टम क्या होगा, हमारा गर्म होगा। समझ रहे हैं ना, यानी कि हम कह सकते हैं, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हीट कंटेंट क्या है, एक प्रकार से गैस के, यानी जो भी सब्सटेंस आप कंसीडर कर रहे हैं उस सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी जो हीट होती है, हीट कहाँ से आती है, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर एनर्जी के द्वारा, मॉलिक्यूलर मोशन के आधार पे हमको हीट कंटेंट प्राप्त होता है। हीट कंटेंट हमको कहाँ से मिलेगा, जो सब्सटेंस हम कंसीडर कर रहे हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, जो मॉलिक्यूल्स का मोशन होगा, जब मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, सरफेस पे टक्कर करेंगे, तो कोलाइड के बाद जो एनर्जी वो ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, वही काइनेटिक एनर्जी हीट फॉर्म में हमको मिलती है, वही हीट कंटेंट है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हीट कंटेंट हमको मॉलिक्यूलर मोशन के आधार पर मिलेगा। और जितना ज़्यादा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी अधिक रहेगी उसमें हीट कंटेंट उतना ज़्यादा होगा और उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। जिसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी उसका हीट कंटेंट ज़्यादा होगा, हीट कंटेंट जिसका ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर अधिक होगा। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि टेम्परेचर हमारा क्या है, टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। यानी किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है, औसत गतिज ऊर्जा होती है, वही औसत गतिज ऊर्जा उसकी काइनेटिक एनर्जी कही जाती है। वही औसत गतिज ऊर्जा उसके हीट कंटेंट में कन्वर्ट होता है। हीट कंटेंट ही क्या है, और जो हीट कंटेंट होती है वही उसकी टेम्परेचर कही जाती है। यानी टेम्परेचर को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के लिए कह सकते हैं इट रिलेट्स it relates to the average kinetic energy of the particle it relates to the average kinetic energy of particle in a substance यानी किसी भी सब्सटेंस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इट रिलेट्स, यानी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट रिलेट्स टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ए सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, औसत गतिज ऊर्जा जो होगी वही उसके टेम्परेचर को डिफाइन करेगी। यानी जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसकी औसत, उसके मॉलिक्यूल्स की, उसके पार्टिकल्स की, उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। यानी जिसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसमें हीट कंटेंट उतना ज़्यादा होगा, जिसमें हीट कंटेंट ज़्यादा होगा जिस सब्सटेंस का, उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। यानी टेम्परेचर को हम मेजर करें तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर एक प्रकार से क्या है कि जो सब्सटेंस हम कंसीडर कर रहे हैं उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की, उस सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की औसत गतिज ऊर्जा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी के आधार पर हम किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। यानी जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर जितना अधिक होगा उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, किसी भी सब्सटेंस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितना अधिक होगा उसमें हीट कंटेंट उतना ज़्यादा होगा, और हीट कंटेंट जितना होगा उतना ही टेम्परेचर होगा। तो इस प्रकार से हम 3 लेयर्स में टेम्परेचर को समझ सकते हैं।
कैसे कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है, एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन पे डिपेंड करता है, यानी मॉलिक्यूल्स के एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। यानी जितने ज़्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा हीट कंटेंट होगा, और जितना ज़्यादा हीट कंटेंट होगा उतना ज़्यादा सब्सटेंस का टेम्परेचर होगा, उस सिस्टम का टेम्परेचर होगा। कैसे, हमने आपको बताया कि जब काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी तो सरफेस पे के वाल्स पे वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इस सरफेस को ट्रांसमिट करेंगे, और सरफेस को जब ट्रांसमिट करेंगे अपनी एनर्जी को, तो यही ट्रांसमिट जो काइनेटिक एनर्जी वो सरफेस को ट्रांसमिट करते हैं, यही ट्रांसमिट काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसमिट जो एनर्जी होती है, ट्रांसफर एनर्जी होती है, यही एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी कही जाती है, और यही सिस्टम को सिस्टम के हीट कंटेंट को बताती है। और इसी प्रकार से सिस्टम जितना ज़्यादा एनर्जी वो ट्रांसमिट करेंगे, जितनी ज़्यादा टक्कर करेंगे सरफेस पे, उतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसमिट होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसमिट होगी उतना ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होगी, और जितना ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होगी उतना ज़्यादा सिस्टम का टेम्परेचर होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है इन ए सब्सटेंस, यानी किसी भी पदार्थ के पार्टिकल्स की औसत गतिज ऊर्जा जो है, औसत गतिज ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। इसी को हम अब यहाँ ध्यान दीजिए, एब्सोल्यूट, हमको टेम्परेचर के बारे में पता चल गया। टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से हम टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितनी अधिक होगी उतना ज़्यादा हीट कंटेंट होगा, और हीट कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना अधिक हमको टेम्परेचर प्राप्त होगा। अब यहाँ से हम जनरली सिस्टम के टेम्परेचर को अगर हम एब्सोल्युटली यानी क्लियरली अगर मेजर करना चाहते हैं तो क्लियरली हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे, क्लियरली इसके टेम्परेचर को हीट कंटेंट के आधार पर, हीट कंटेंट अधिक है तो इसका टेम्परेचर अधिक होगा। अगर हमको इसको एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में प्राप्त करना है तो हम इसके सब्सटेंस के हीट कंटेंट के आधार पे हम क्या करेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, इक्विपमेंट यूज करेंगे, जैसे थर्मामीटर के आधार पे हम इसके एब्सोल्यूट यानी कि कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितने डिग्री सी है, कितना केल्विन है। ये हम क्लियर बता सकते हैं जब हम किसी थर्मामीटर या इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। ठीक, हीट कंटेंट के आधार पे हम टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके, फिजिकली ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर अधिक है, इसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट के आधार पे थर्मामीटर का उपयोग करके इसके एग्जैक्ट वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। अब सिंपली बात हमको समझ आई कि किसी भी सिस्टम का यानी किसी भी सब्सटेंस का की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो हीट कंटेंट कम होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, हीट कंटेंट अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा। इसका मतलब है अगर किसी सब्सटेंस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, तो उसका हीट कंटेंट यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। यानी कहने का मतलब टेम्परेचर एक प्रकार से क्या है, सब्सटेंस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी किसी भी सब्सटेंस के अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, उसके मॉलिक्यूल जो है जो मूव करते हैं, जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो 0 हो जाए, 0 हो जाए, तो उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे दैट टेम्परेचर, या कह सकते हैं कि ए टेम्परेचर एट विच द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस इज 0, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। हमने आपको बताया था कि पहले हम टेम्परेचर के बारे में जानेंगे तो हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में आपको बता सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक प्रकार से हीट कंटेंट ऑफ ए सब्सटेंस है, और हीट कंटेंट क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस है। यानी सब्सटेंस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसी के आधार पर हम हीट कंटेंट को बता सकते हैं। यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हीट कंटेंट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी, हीट कंटेंट कम होगी और टेम्परेचर कम होगा। यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हीट कंटेंट यानी टेम्परेचर भी हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं और कह सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की अगर डेफिनेशन हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं absolute zero temperature is that temperature या a temperature at which the average kinetic energy of a particle in a substance is zero is called the absolute zero temperature। यानी वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स की यानी किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा 0 हो जाए, यानी मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर दें, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, मॉलिक्यूलर मोशन 0 हो जाए, रेस्ट में आ जाए, तो वो टेम्परेचर ही हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है जिस टेम्परेचर पे सिस्टम
की जो सब्सटेंस आप कंसीडर करें उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वही टेम्परेचर हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाएगा। तो हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की डेफिनेशन यहां लिख सकते हैं, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स of a substance when the kinetic energy of molecule of a substance is zero, when the kinetic energy of molecule of a substance is zero, then या यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, at which temperature the kinetic energy of molecule of a substance is zero या becomes zero, आगे लिख सकते हैं is zero, that then अब यहाँ से at which temperature the kinetic energy of molecules of a substance is zero, called या known as absolute zero temperature। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऐसे भी कह सकते हैं आप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर वेयर द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ ए सब्सटेंस इज सीज्ड। ऐसा भी कह सकते हैं, सीज्ड का मतलब रुक जाता है, मॉलिक्यूलर मोशन समाप्त हो जाता है। तो वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का या मॉलिक्यूलर मोशन यानी उसकी आणविक गति समाप्त हो जाती है, वह टेम्परेचर हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। या हम सिंपली कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर वेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज जीरो, यानी कि वह एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स यानी किसी सब्सटेंस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, वह टेम्परेचर हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। या सिंपली जो डेफिनेशन हमने आपको अभी यहाँ लिखी है, एट विच टेम्परेचर यानी वह ताप या एट विच टेम्परेचर यानी उस ताप पर, कहाँ पे, एट विच टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज जीरो नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी वह ताप जिस ताप पे, या आप कह सकते हैं सिंपली यहाँ से कि दैट टेम्परेचर at which the kinetic energy of molecule of a substance is zero known as absolute zero temperature, यानी वह ताप जिस ताप पर किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, वही ताप हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। अब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में जान गए तो हम आसानी से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल्स की औसत गतिज ऊर्जा क्या हो जाए, या काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाए, यानी गैस के जो यानी किसी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी वह ताप जिस पर किसी भी पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी गतिज ऊर्जा अगर शून्य हो जाती है, वही ताप हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ सिंपली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में जब हम जान गए तो इसके आधार पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं या इसकी यूनिट हम मेजर करते हैं केल्विन स्केल पे। केल्विन स्केल पे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल से इसको रेफर नहीं कर सकते हैं, इसके रेफरेंस में हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट नहीं ले सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो के लिए। एब्सोल्यूट जीरो के लिए हमेशा हम केल्विन स्केल लेते हैं, यानी केल्विन के आधार पे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो जब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में जान गए तो हम आसानी से थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में जानते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमने कहा कि जैसे अब हमको ये पता चला कि सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी जब जीरो हो जाएगी,
या सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी के आधार पे हम किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ अगर हमारे मन में एक बात होगी, जैसे लिक्विड में और गैस में तो हमको सब्सटेंस समझ में आते हैं कि मॉलिक्यूल मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड्स के केस में अगर हम कंसीडर करें तो सॉलिड के केस में, जैसे हम सॉलिड कंसीडर करें तो सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल कैसे मूव करेंगे? तो सिंपली आप समझें कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 प्रकार से मूव कर सकते हैं। एक तो ट्रांसलेट हो सकते हैं, यानी बैक एंड फोर, कहने का मतलब आगे पीछे इधर उधर, वो ट्रांसमिट यानी कहने का ट्रांसलेट हो सकते हैं या वाइब्रेट कर सकते हैं, या वो रैंडमली मूव कर सकते हैं, या अपने एक्सिस के सापेक्ष रोटेट कर सकते हैं। इस प्रकार से वो मूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में जो होते हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं और एक स्ट्रांग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से, बहुत ही मजबूत अंतराणु बल से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े होते हैं। तो जब हम यहाँ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे जानेंगे? तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जब यहाँ हीट अधिक होगी, हीट कंटेंट आएगा, यानी जब हीट एनर्जी हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स क्या है? वाइब्रेट करना चाहेगा, यानी रैंडमली मूव करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे इनका जो बॉन्ड है, जिस बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होने के कारण ये क्या है? ये रैंडमली मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करेंगे? जहाँ पे हैं उसी बॉन्ड के सापेक्ष क्या करेंगे? आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे, यानी लैटिस वाइब्रेशन, कहने का मतलब है जिस बॉन्ड से जुड़े होंगे यहाँ पे ही ये क्या करेंगे? लैटिस वाइब्रेशन में, यानी वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेंगे, और इसके आधार पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एक्सचेंज होगी। इस प्रकार से यहाँ काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। इनके कंपन के आधार पे यहीं अपने बॉन्ड के, यानी कि जिस बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं उसी बॉन्ड के सापेक्ष क्या होंगे? आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो वाइब्रेशन के आधार पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ हमको प्राप्त होगी किसी भी सॉलिड के केस में। तो इसके आधार पे हमने आपको बताया कि सिंपली हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वह है जहां पे किसी भी सब्सटेंस की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली वैलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए वैलिड होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। केवल वैलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा गया? एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम बिकम्स जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जीरो होगी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर का मेजरमेंट है। तो यहाँ सिंपली जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो केवल वैलिड होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि वे सॉलिड जो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर रखते हो, यानी एक परफेक्ट यानी परमानेंट अरेंजमेंट, यानी कि पैरेलल और रिपीटेड फॉर्म में हो, यानी कहने का मतलब जिनका स्ट्रक्चर, कहने का मतलब है कि जो एक अरेंज्ड फॉर्म में होंगे, जो सॉलिड्स एक अरेंज्ड फॉर्म में होंगे, यानी पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होंगे, जो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे, वही सॉलिड हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहे जाएंगे। और सिंपली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो क्रिस्टल यानी जो एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर रखेंगे, यानी वे सॉलिड्स जो पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होंगे, जो एक अरेंज्ड फॉर्म में होंगे, वही सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहे जाएंगे। अन्यथा और जो सॉलिड्स होंगे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे, वे क्या है? जो क्रिस्टल एक पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नहीं होंगे, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नहीं कहे जाएंगे और उनमें कुछ न कुछ डिसऑर्डर होगा। और जब डिसऑर्डर होगा तो एंट्रोपी चेंज होगी। एंट्रोपी क्या है? मेजरमेंट है डिसऑर्डर का, यानी डिसऑर्डर बढ़ेगा तो एंट्रोपी में चेंजिंग होगी, तो एंट्रोपी चेंज होगी। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केवल वैलिड किसके लिए होगा? इसीलिए हम कहते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केवल वैलिड होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वे सॉलिड्स हैं जो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होंगे, यानी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होंगे, ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे। जब ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जब हम कंसीडर करेंगे तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होगा? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो वो डिसऑर्डर फॉर्म में नहीं होंगे, डिसऑर्डर फॉर्म में नहीं आएंगे। जब डिसऑर्डर फॉर्म में नहीं होंगे तो डिसऑर्डर किसी प्रकार का नहीं होगा। जब डिसऑर्डर नहीं होगा तो एंट्रोपी में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी, एंट्रोपी क्या होगी? जीरो होगी। समझ में आया? इस प्रकार से हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रूव कर सकते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा कहता है कि एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम बिकम्स जीरो
एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जीरो होगी। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जिस सिस्टम को आप कंसीडर कर रहे हैं उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को केवल वे सिस्टम फॉलो करेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, यानी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केवल वैलिड होगा किसके लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, यानी जो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, जो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रखेंगे, वही सॉलिड हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहे जाएंगे। और जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे तो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे, और जब ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स, जब हम उनको एक ऑर्डर फॉर्म में होंगे तो जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उनको कंसीडर किया जाएगा तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो गतिज ऊर्जा होगी, वो शून्य होगी। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, ऑर्डर्ड फॉर्म में बने रहेंगे, डिसऑर्डर फॉर्म में नहीं आएंगे। जब डिसऑर्डर फॉर्म में होंगे नहीं तो एंट्रोपी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, एंट्रोपी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज valid for third law of thermodynamics is valid for crystalline solids, यानी केवल थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा केवल वैलिड होगा, वैलिड ओनली फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आप कह सकते हैं, ओनली फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए वैलिड होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए वैलिड क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं एब्सोल्यूट जीरो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अरेंज ऑर्डर में होंगे, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे। ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जब कंसीडर किया जाएगा तो उनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हम जानते हैं किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट जीरो पे टेम्परेचर पे हमने आपको बताया कि किसी भी सिस्टम को, जिस सब्सटेंस को आप कंसीडर करेंगे उनकी मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो जब मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मॉलिक्यूल होंगे वो एक अरेंज्ड फॉर्म में होंगे, उनकी कहने का मतलब उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो वो डिसऑर्डर फॉर्म में आने का कोई सवाल ही नहीं है। और जब डिसऑर्डर फॉर्म में होंगे नहीं तो एंट्रोपी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या होगी, जीरो होगी। कब, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, ठीक है। यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की या क्रिस्टलाइन सॉलिड जो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उनकी एंट्रोपी जीरो होगी। इस आधार पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट प्रूफ होता है कि एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम बिकम्स जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्यों ऐसा होगा हम एक बार और बताते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होते हैं, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। और जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हम उनको कंसीडर करेंगे तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो उनका जो मॉलिक्यूल्स जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में है वो उसी अरेंजमेंट में बने रहेंगे। जब वो डिसऑर्डर फॉर्म में आएंगे नहीं, जब उनमें किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर नहीं होगा तो एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केवल वैलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर एक परफेक्ट अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक इस प्रकार से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। 4 लॉ हमने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स में हमको 4 नियम पढ़ने हैं। पहला हमने आपको बताया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चौथा हमने बताया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चारों नियम के बारे में हमने आपको बताया कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन के साथ बताया भी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया। फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इम्प्लीकेशंस क्या हैं, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे समराइज करते हैं, वो हमने आपको बताया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हमको क्या जानकारी प्राप्त होगी वो हमने आपको बताया। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमको क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। हमने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसमें हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर के रिलेशन के बीच में बारे में हम अध्ययन करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी के बारे में भी जानते हैं, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। इनके बारे में हम और भी डीपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और भी डीपली जानेंगे। ठीक,
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, हीट ट्रांसफर के बारे में कि हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन क्या होगा, यानी हीट किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी। क्लैसियस क्लेल्विन के स्टेटमेंट के आधार पे हमको डायरेक्शन हीट का पता चलता है कि हीट हमारी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी। हमने आपको बताया कि हीट हमेशा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर ट्रांसफर होती है, यानी हायर एनर्जी पोटेंशियल से लोअर एनर्जी पोटेंशियल। हायर एनर्जी पोटेंशियल का मतलब है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हमेशा हीट का ट्रांसफर होगा, यानी हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, हमने आपको बताया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे को जब हम पढ़ेंगे और भी डीपली तो हमको कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी मिलता है। एंट्रोपी के बारे में हमने आपको बताया कि एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी सिंपली हम कह सकते हैं कि रैंडमनेस या डिसऑर्डर का एक मेजरमेंट है। डिसऑर्डर फॉर्म हमने आपको लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड कंसीडर करके हमने आपको डिसऑर्डर के बारे में समझाया। फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने आपको बताया कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे शून्य हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को समझने के लिए हमने आपको टेम्परेचर और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बीच में संबंध बताया। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हमको पता चलता है कि यदि कोई एक निकाय, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ या दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो तीनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी कहने का मतलब यदि दो सिस्टम का टेम्परेचर किसी तीसरे सिस्टम के टेम्परेचर के बराबर है तो उन तीनों सिस्टम्स का टेम्परेचर आपस में बराबर होगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक, फिर हमने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर में हमने बताया कि किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को हम अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर फिजिकली ऑब्जर्व करके बताते हैं कि उसका टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। हम ये सारी चीज़ें आपको डीपली हमने आपको बताया कि जिसमें टेम्परेचर अधिक होगा, जो हमको ज़्यादा गर्म लगेगा, हम कहेंगे इसमें हीट अधिक है, ये ज़्यादा गर्म है, इसका टेम्परेचर अधिक है। जिसमें हमको जो ठंडा हमको लगेगा उसका टेम्परेचर हम कहेंगे कि इसका टेम्परेचर कम है, हम कहेंगे कि ये इसमें हीट कम है इसलिए इसका टेम्परेचर कम है। यानी कुल मिला के हम टेम्परेचर को कह सकते हैं हीट कंटेंट के द्वारा हम उसको जानते हैं। हीट कंटेंट हमको कैसे मिलता है, हमने आपको दिखाया पीछे की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के आधार पे जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है किसी भी सब्सटेंस में, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूलर मोशन होते हैं उन्हीं के आधार पे हम हीट कंटेंट के बारे में जानते हैं। कैसे जानते हैं, हम सारी चीज़ें आपको पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, इसके बाद हमने आपको बताया कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितनी अधिक होगी उसमें हीट कंटेंट उतना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर उतनी ज़्यादा होगी। जिसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जितनी कम होगी उसमें हीट कंटेंट उतना कम होगा। ठीक है, और टेम्परेचर उतना ही कम होगा। जिसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम, टेम्परेचर कम होगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी उसका टेम्परेचर भी जीरो होगा। यानी इसके आधार पे हमको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की भी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में पता चलता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का मोशन, किसी भी सब्सटेंस के का मॉलिक्यूलर जो मोशन होता है वो सीज्ड हो जाता है, रेस्ट फॉर्म में आ जाता है, मॉलिक्यूलर मोशन जीरो हो जाता है, या कह सकते हैं कि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। उसके आधार पे हमको एब्सोल्यूट जीरो के बारे में पता चलता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में। यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, इसके आधार पे हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन किया कि एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम बिकम्स जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जीरो होगी। इसके आधार पे हमने आपको बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, क्योंकि जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कोई केवल वैलिड होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वे सॉलिड्स हैं जो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर रखते हैं, यानी जिसके मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एक ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। ठीक, वही सॉलिड्स हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहे जाएंगे। तो जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होंगे, तो जब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे तक ले जाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले जाएंगे, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। और जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो उनका जो अरेंजमेंट है, जो ऑर्डर फॉर्म है, वो डिसऑर्डर नहीं होगा। और जब डिसऑर्डर नहीं होगा तो एंट्रोपी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केवल और केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए वैलिड होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक्स में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो को पीछे करके आसानी से उसको समझ सकते हैं, और नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए और
ध्यान से इसको देखिए। धन्यवाद। थैंक यू।